स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। आज महाराष्ट्र के लिए ब्लैक वेडनेसडे है। आज महाराष्ट्र ने डिप्टी सीएम और मजबूत जमीनी नेता अजीत पवार को खो दिया। आज सुबह जब खबर आई अजीत पवार जिस प्लेन में सवार थे वो क्रैश हो गया और अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई, यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि अजीत पवार आज बारामती 4 चुनावी सभाओं में शिरकत करने जा रहे थे। उनका विमान मुंबई से सुबह 8:10 पर उड़ा। एटीसी के मुताबिक 8:18 पर विमान ने संपर्क किया। उस वक्त पायलट को रनवे नजर नहीं आ रहा था, यानी लैंडिंग की पहली कोशिश नाकामयाब हो गई थी। पायलट ने नेक्स्ट अटेम्प्ट किया। 8:43 पर पायलट को रनवे दिखा। एटीसी ने लैंडिंग की परमिशन दी और महज 6 सेकंड में विमान हादसे का शिकार हो गया। इसके पीछे बहुत सारी वजह सामने आ रही हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि लो विजिबिलिटी के कारण यह हादसा हुआ ऐसा लग रहा है, लेकिन जांच के बाद ही पूरा सच सामने आएगा। अभी इस मसले पर जांच शुरू हुई है, लेकिन विपक्ष को दाल में काला दिखने लगा है। सबसे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे साजिश का एंगल दिया और सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर दी। ममता बनर्जी को साजिश इसलिए लग रहा है क्योंकि चाचा भतीजा एक होने वाले थे। ममता के सुर में सुर मिलाने अखिलेश यादव और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे भी मैदान में कूद पड़े। सबने अपने बयानों से इस दुर्घटना को हादसे और साजिश की बहस में झोंक दिया। अब सवाल है कि आखिर सच क्या है? आखिर उस आखिरी 6 सेकंड की कहानी क्या है? सवाल यह कि ममता, अखिलेश और खड़गे के शक के पीछे की वजह क्या है? सवाल यह भी कि क्या जो दिख रहा है वही हकीकत है या कुछ और? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाती हूं विपक्ष की तरफ से क्या क्या बयान सामने आए हैं। And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he is from the opposition. Now he is from the opposition. But tomorrow he is supposed to join the original force of their party. जहाँ हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीजें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। जांच तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। भाई प्लेन था, छोटा प्लेन, वहां पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि इस मामले में जांच नहीं हो रही है, जांच की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरी जो 6 सेकंड थे उस प्लेन के, उस वक्त ऐसा क्या हो गया कि ये प्लेन टुकड़े टुकड़े हो गया और इसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार आज दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। लेकिन विपक्ष को इसमें साजिश वाला एंगल भी नजर आ रहा है। इसी पर बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्णा हेगड़े, प्रवक्ता शिवसेना, मनीष दुबे, प्रवक्ता एनसीपी, अजीत गुड़, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और संजय सरकार, नेता टीएमसी हमारे साथ हैं। मैं मनीष दुबे जी आपके पास आ रही हूं। आज आपके दुख को, आपके आंसुओं को, आपकी क्षति को शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता है। ये दुख अभी आप बांट ही रहे होंगे, आप ये पता लगा ही रहे होंगे कि क्या हुआ। विपक्ष को इसमें साजिश की बू आ रही है। सबसे पहले आप लोग बताइए, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या जानकारी आप लोगों को मिल रही है अपने नेता के बारे में, उनके निधन के बारे में? आज का जो दिन है हमारे महाराष्ट्र के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए और खासकर हमारी पार्टी के लिए बहुत दुखद दिन है। और इस दुख की कल्पना हमें अपनी जिंदगी में आएगा हमें कभी लगा नहीं था। हमारे आदरणीय दादा जो लोक प्रतिनिधि थे, जनता के सेवक थे, जनता से कनेक्ट थे, जनता के काम के लिए 24/7 अवेलेबल थे। आज ऐसे नेता का जो दुखद निधन हुआ और इस तरह से दुखद निधन हुआ है जो कोई यकीन नहीं कर सकता। ऐसे दुखद निधन के लिए हम लोग बहुत दुखी है, पूरा महाराष्ट्र दुखी है। और मुझे लगता है कि इस चीज में आज बारामती में जो लैंडिंग हुआ
अब रनवे के बगल में अचानक इतना बड़ा खड्डा कैसे आया, इस सबसे बड़े साजिश तो वहां से दिखना शुरू होती है कि रनवे के ऊपर बगल में इतना खड्डा, रनवे से वहां पे स्लिप करके फ्लाइट जाती है और वहां पे इतना बड़ा दुखद घटना होता है विद इन 6 सेकेंड। तो कहीं ना कहीं ये जो लोग कह रहे हैं, मैं सुबह से मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ कि मुझे इसमें साजिश की बू आ रही है। पिछले 4-6 महीने में देखेंगे 3-4 बड़े बड़े लीडर, जो एक अपने अहमदाबाद में जो लंदन का प्लेन क्रैश हुआ, वहां के मुख्यमंत्री जो थे वो उनका एक्सपायर हो गए। आज हमारे दादा के साथ हुआ, इसके पहले भी ऐसे कुछ हुए। तो कहीं ना कहीं इसकी गहन जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे क्या साजिश है। 8 बजे के मुंबई से फ्लाइट उड़ता है और 8:43 पे ऐसा एक्सीडेंट होता है। तो उस 35-40 मिनट में ऐसा क्या हो गया कि इस तरह से मुझे समझ में नहीं आ रही चीजों, प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है मनीष जी, आपको क्या पूरे देश को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया? लेकिन जिस साजिश की आप बात कर रहे हैं उसका आधार तो विपक्ष के नेता ये मान रहे हैं कि चाचा भतीजे चूंकि एक होने जा रहे थे, इसकी वजह से अजीत पवार साजिश के शिकार हो गए। आप लोगों को भी क्या यही वजह समझ में आ रही है? देखिए, चाचा भतीजा तो एज अ फैमिली कभी अलग थे नहीं, एज अ पार्टी ठीक है, लेकिन एज ए फैमिली तो हमेशा साथ में रहे। और जिस तरह से महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव हम अपने दम पे लड़ने का काम किया, हमारे अच्छे रिजल्ट भी अच्छे आए, बहुत बुरे रिजल्ट नहीं आए मुंबई और अन्य महानगर पालिकाओं में। तो कहीं ना कहीं ये साजिश किस तरह से किस लेवल पे हुआ है वो हमारे समझ के परे है, लेकिन साजिश हुई है ये हम पूरा, हमारा मत है। अनएक्सेप्टेड चीज है, अनएक्सेप्टेड अनबिलीवेबल चीज है, जो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि महाराष्ट्र के इतने बड़े लीडर, देश के इतने बड़े लीडर को भी एक छोटे से साजिश प्लेन, मतलब आज किसी लीडर को आप देखिए, उनको अगर रास्ते से हटाना है तो प्लेन क्रैश सबसे इजी तरीका हो गया है। प्लेन क्रैश करा दीजिए। इसके पहले भी आप 2-3 साल पड़े बड़े जो सीडीओ थे देश के, उनका भी प्लेन क्रैश करके एक्सपायर हो गए। आज अहमदाबाद के चीफ मिनिस्टर आप साहब बड़ी बात कह रहे हैं मनीष जी, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं, और चूंकि सरकार में तो आप लोग ही हैं, अब ये सरकार पर भी सवाल खड़े होंगे और व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होंगे। कृष्णा हेगड़े जी, व्यवस्था पे तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप बड़ी बातें और गंभीर बातें कह रहे हैं और इसीलिए सरकार पर सवाल खड़े होना लाजमी है, इसीलिए विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। कृष्णा हेगड़े जी, सवाल बहुत सारे हैं, आपने मनीष दुबे जी को सुना। आज तो महाराष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है, खालीपन, एक सूनापन अजीत दादा अपने पीछे छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनकी मौत के साथ ही कई सवालों का जन्म हो गया है। मनीष दुबे जी जो कह रहे हैं कि साजिश लग रही है, कोई तो है इसके पीछे, क्या करेगी अब आपकी सरकार? देखिए, शिवसेना, महायुति और देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता पवार फैमिली के साथ है। उनके दुख के क्षण में हम सब उनके साथ है, संवेदना प्रकट करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि डीजीसीए का इंक्वायरी जो है उसका रिपोर्ट आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें इंक्वायरी करेगी, लेकिन दादा को जाके 2 घंटे भी नहीं हुए और कहना कि ये साजिश है, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जो हमारे दादा है वो हमेशा महायुति के साथ थे और चौथा इलेक्शन हमने साथ में मिलकर लड़ा और चारों इलेक्शन महायुति बनकर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार जीती। तो इसके लिए अजीत दादा जा रहे हैं और कोई षड्यंत्र रचा है, इससे मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन अजीत दादा लोकप्रिय नेता थे, जन नेता थे, हम सबके चाहते थे, अक्रॉस पार्टी लाइन सब उनको पसंद करते थे और इसके लिए महाराष्ट्र की जनता की ओर से, देश की जनता की ओर से यहाँ पर उसका रिपोर्ट आना चाहिए, इंक्वायरी बैठनी चाहिए, वो हम सबकी मांग है। ठीक है कृष्णा जी, साजिश की बातों से चलिए इनकार किया जा सकता है, लेकिन जो लूप होल्स हैं सिस्टम में उस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। जो डीजीसीए की जिम्मेदारी है उस बात से भी नहीं इनकार किया जा सकता। एक के बाद एक घटनाएं तो सामने आ रही है ना, और जब प्लेन क्रैश होता है तो जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। कृष्णा हेगड़े जी, इसकी जिम्मेदारी तो लेनी होगी ना किसी को। देखिए, कुछ सालों से हमने देखे हैं कि संजय गांधी जी का प्लेन क्रैश हुआ, माधवराव सिंधिया जी का हुआ, अब अजीत दादा का हुआ। अब ये जो फ्लाइट था लियर जेट 45, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा है। ब्राजील में 2011 में ऐसा एक हादसा हुआ है, लेकिन फिर भी ये जो कंपनी है दिल्ली की जिसकी ये जेट थी या जिसने लीज किया है, उसका मेंटेनेंस कैसा हो, रनवे का जो मेंटेनेंस है वो कैसा है, जो ब्लैक बॉक्स अभी
उनको शायद मिला भी होगा अब तक। तो ब्लैक बॉक्स में क्या हेगड़े जी, को-पायलट ये और जो पायलट के लियरजेट बीच में विमान की हम हुई? बात कर रहे हैं ना, सितंबर 2023 में ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अभी तक इसकी जांच चल रही है। उसके बावजूद इन विमानों का इस्तेमाल हो रहा था। क्या फिटनेस चेक हो रहा था, नहीं हो रहा था? सिक्योरिटी चेक हो रहा था या नहीं हो रहा था? ये तमाम नहीं, सवाल बिल्कुल, हैं ये सब इसके जिनके ऊपर जवाब तो आने बिल्कुल चाहिए जांच और होनी जिनको चाहिए। आप लोग एड्रेस करेंगे। अभी तो ये दुख नहीं, का नहीं, वक्त है बिल्कुल पूरे करेंगे। महाराष्ट्र के लिए। कृष्णा जी, मैं समझ बिल्कुल। पा रही हूँ, पूरे महाराष्ट्र के लिए ये दुख का वक्त है, क्योंकि एक बड़े नेता को, एक जमीनी नेता को महाराष्ट्र ने खोया है। तहसीन जी, चूंकि आप तो परिवार के भी बेहद करीबी हैं, अजीत पवार के बेटों के भी दोस्त हैं, आप मुझे बताइए क्या आशंकाएं हैं जो आप लोगों के जहन में इस वक्त हैं? ये क्यों लग रहा है कि ये हादसा नहीं, कोई साजिश हो सकती है? तहसीन जी। राजी जी, सबसे पहले तो मैं आपके शो में शिरकत कर रहा हूँ, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सभी पवार परिवार के परिजनों को, सभी उनके फॉलोअर्स को, अजीत पवार जी के फॉलोअर्स को और एनसीपी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं अपने कंडोलेंसेस देना चाहता हूँ। मैं इस बात पर जानना चाहता हूँ कि भारत में पिछले 5 वर्षों में 53 से अधिक प्लेन क्रैशेस और हेलीकॉप्टर क्रैशेस हुए और 320 से अधिक भारतीय नागरिक अपनी जान गंवाए हैं, और इसमें अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश को मैं नहीं गिन रहा हूं। डीजीसीए एक फेलियर है। पिछले 5 साल में 53% इंक्रीज इन एयर क्रैशेस, चाहे वो बोइंग हो, निजी हवाई जहाज हो, चॉपर्स हो। सिर्फ उत्तराखंड में पिछले साल 6 हेलीकॉप्टर क्रैशेस लगातार हुए। और डीजीसीए ने कितने लोगों को जेल में भेजा, मैं आपसे पूछता हूं। आप इंडिया टीवी की कोई रिपोर्ट बता दीजिए। डीजीसीए से ज्यादा इनकॉम्पिटेंट डिपार्टमेंट मैंने नहीं देखा। हमने देखा हाल में इंडिगो के साथ क्या हुआ, उसके पहले कैसे फेलियर्स हुए। डीजीसीए लगातार, जहां तक मेंटेनेंस का सवाल है, जहां तक एयरलाइंस के ऑपरेशन का सवाल है, लगातार वो उसके स्टैंडर्ड्स गिर रहे। इसके अलावा जो एयरलाइंस के मालिक है, जो एयरलाइंस के प्रमोटर्स है, जैसे इस कंपनी का ऑलरेडी पहले एयर क्रैश हो चुका था, तो उस पर क्या पेनल्टी हुई, ओनर्स पे क्या कार्रवाई की गई, उसका कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और कहीं ना कहीं डीजीसीए से सवाल पूछना होगा। इस तरह से अगर भारत जैसी एक बढ़ती इकोनॉमी में, दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी में 53% इंक्रीज एयर क्रैशेस में हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी में ले रहा हूं। मैं आरटीआई के माध्यम से यह बात कह रहा हूं, और अगर सरकार चाहे तो मुझे सरकार ऑफिशियली बना कर दे कि इंडिया टीवी पे मैंने गलत डेटा बताया, मैं माफी मांगने को तैयार हूं। तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो जो नेपो बैठा हुआ है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में, जब देखो सारी जगहों पर पहुंच जाता है, लेकिन जो उसका काम है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ठीक से चलाना, टीडीपी से कोई सवाल पूछे उस मिनिस्टर से क्या कर रहा है, कोई जवाब नहीं इनके पास। और आज महाराष्ट्र ने एक जमीनी नेता को खोया है। कहीं ना कहीं इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच रिपोर्ट इसकी public इंक्वायरी चाहिए। होनी इसके साथ चाहिए, एक और last इसकी line, इंक्वायरी एक कहीं ना last कहीं हो line, भी एक रही last है। line, सिविल एक last line, एक लास्ट लाइन। बोले बोइंग की रिपोर्ट कहां है? मैं ये नहीं कह रहा उसमें साजिश है। आज बोइंग पिछले साल मई में हुआ, कहां है वो रिपोर्ट? कहां है वो रिपोर्ट? साधारण भारतीय नागरिक, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी थे गुजरात के, वो भारतीय वहां पर गुजर गए, कहां है वो रिपोर्ट? बिल्कुल आज ठीक है रिपोर्ट- तहसीन जी, डीजीसीए से सवाल करना या इस हादसे में कितने लूप होल्स थे, किसकी लापरवाही थी, इन तमाम बातों पर सवाल करना या जांच का इंतजार करना, ये तो ठीक है। लेकिन इसे बिना किसी जांच के ये डिक्लेयर कर देना कि अननेचुरल डेथ लग रही है, ये कह देना कि साजिश की बू आ रही है, क्या ये जल्दबाजी नहीं है? एक बड़े नेता को आज हमने खोया है, एक जमीनी नेता को आज हमने खोया है, क्या थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते हम सियासत करने के लिए? मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर से, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमें इस वक्त पॉलिटिकल बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन डीजीसीए को अकाउंटेबल बनाकर, अगर सिविल एविएशन मिनिस्टर में थोड़ी सी शर्म बची हुई, 1% शर्म बची हुई, वो बची होगी, तो आकर आपके शो पे माफी मांग के देश से रिजाइन करेगा। सबसे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इस वक्त वर्तमान में भारत में, मैं फिर से कह रहा हूं, 53% राइज हुआ है, 320 भारतीय गुजर गए, और मैं इस एयर क्रैश को नहीं गिन रहा हूं पिछले 5 साल में। तहसीन जी, इस पर सियासी बातें और ये सवाल जवाब हम करते रहेंगे। मेरे साथ एक खास मेहमान है, एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ कैप्टन आशीष कुमार जुड़ गए हैं, यही बेहतर बता पाएंगे, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। कैप्टन आशीष कुमार जी, आप मुझे बताइए, इस हादसे को देखकर, इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? बहुत सारे प्रश्न हैं जो लोगों के जहन में हैं कि pहले रनवे नजर नहीं आया, फिर रनवे नजर आया तो लैंडिंग हुई, तो 6 सेकंड्स में ऐसा क्या हो गया? क्या कोई साजिश है? क्या कोई लूप होल्स है? आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, अभी इस वक्त बताना बहुत ही मुश्किल टाइम है, बिकॉज हम सब एक इनिशियल दौर से गुजर रहे हैं, और हमें भी जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो आपके जैसे मीडिया के थ्रू ही मिल रहा है। मेरे ख्याल में 1, 2 और 3 दिन और निकल जाएगा तो शायद वी विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। लेकिन जो भी हुआ, होना नहीं चाहिए था डेफिनेटली।
इतने बड़े एक लीडर का निधन हुआ है। हम सब शोक में हैं। और जहां तक बात एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्या कारण हो सकता है, मेरे ख्याल में उसके कई तथ्य हो सकते हैं, लेकिन उसके बारे में प्रिसाइसली अभी निकल के बोलना थोड़ा सा एक जल्दी आंसर करने वाली बात हो जाएगी। तो आई थिंक प्रिसाइसली इन्वेस्टिगेशन में तो बहुत टाइम जनरली लग जाता है। जब डीजीसी की बॉडी बैठती है इसके ऊपर, तो इट टेक्स मोर देन अ मंथ, 2-3 मंथ्स भी लग जाता है। लेकिन एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग हमें मिल जाती है 2-3 दिन के अंदर में। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा यहाँ पे, अगर हम पिछले एक एयर क्रैश की बात करें जो एयर इंडिया की विमान हादसा हुआ था अहमदाबाद में, देखिए उसमें हम कुछ प्रिडिक्शन कर पा रहे थे। उसका रीजन ये था कि हमारे पास कुछ चीजें थी देखने के लिए। यानी हमारे पास एक लाइव वीडियो था जहां पे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है, वीडियो था जहां पे एयरक्राफ्ट क्रैश डाउन कर रहा है, भले ही दूर से लिया गया था। तो एक्सपर्ट्स जो होते हैं एक एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। ठीक है। अभी ये जो क्रैश की बात है, ये तो एब्सोल्युटली इसमें हमें ना कोई वीडियो है, ना कि कोई हमें इसमें कोई जो लाइव किसी ने अगर देखा हो उसका कोई हमारे पास कोई फीड आ पा रहा है। तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट स्टेज। कुछ बातें हैं कैप्टन आशीष कुमार जी जो एटीसी ने बताई हैं या जो सिविल एविएशन मिनिस्टर ने बताई हैं, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। बातें ये बताई गई हैं कि 8:18 पर एटीसी बारामती से कांटेक्ट होता है पायलट का। वो कहते हैं कि रनवे नजर नहीं आ रहा है, तो कहा जाता है एक चक्कर लगाकर आओ। और फिर 8:43 पर एक और संपर्क साधा जाता है कि रनवे नजर आ रहा है, लैंडिंग का क्लियरेंस दे दिया जाता है और उसके बाद फिर ये लैंडिंग होती है। 6 सेकंड्स में ये प्लेन क्रैश हो जाता है। ये वक्त जो है, ये जो 6 सेकंड का क्रूशियल वक्त है, इसमें क्या संभावनाएं हो सकती हैं? ऐसा क्या हुआ कि प्लेन टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया? देखिए, वैसे जनरली आप देखेंगे तो कोई भी एयरपोर्ट के आसपास का जो एरिया होता है, स्पेशली जो रनवे के दोनों छोर होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस के चांसेस तो बहुत कम है। क्योंकि एज पर द सिविल एविएशन नॉर्म्स ऐसे कानून बने हुए हैं कि आप एक लिमिट के ऊपर हाइट के बिल्डिंग्स हो या टावर्स हो, आप वहां कहीं पे भी लगा नहीं सकते। तो इस चीज का एक अंदाजा ये लगाना कि वो किसी चीज से टकराया था, मतलब लोअर हाइट पे, वो थोड़ा सा एक संदेह वाली बात होती है, चांसेस कम है। एक सेकंड ऑप्शन है, बट अगेन वो एक प्रिडिक्शन ही बोल सकते हैं कि हो सकता है कोई बर्ड हिट हुआ हो, इंजन में कोई बर्ड हिट हो सकता है जिसके कारण सडन लॉस ऑफ पावर हो गया हो, जिसके कारण एयरक्राफ्ट आगे बढ़ने के जगह में वर्टिकली आके क्रैश हो गया, और बहुत बुरी तरह क्रैश हुआ है। आप देखेंगे अगर एयरक्राफ्ट जब लैंड करता है तो ऑलमोस्ट काफी लो हाइट पे आ जाता है अगर एयरपोर्ट के नजदीक में है तो। सर, आप एक्सपर्ट होकर नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हमारे जो राजनेता हैं वो जरूर समझ गए हैं। संजय सरकार जी, जवाब दीजिएगा मुझे इस बात पर, बताइएगा मुझे। आप देखिए, एक्सपर्ट बैठे हैं हमारे साथ, कैप्टन आशीष कुमार जी, वो कुछ क्लियर नहीं बता पा रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोगों के पास ऐसी कौन सी मशीन है, ऐसा कौन सा यंत्र है जो दूर बैठे बंगाल में आपकी नेता ने भांप लिया कि साजिश है और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए? वजह है चाचा भतीजे का एक होना। थोड़ा तो रुक जाते ना सियासत करने में। देखिए प्राची जी, आज की जो घटना है ना, बहुत दुखद घटना है। अजीत दादा को पूरा परिवार को साथ में, पूरा तृणमूल कांग्रेस का परिवार, मेरे नेत्री, तमाम जो है सब हम लोग खड़े हैं। आज बहुत ही दुखद का घटना है। ये दुखद बोलने से भी बहुत कम हो जाएंगे। मैं भी बहुत अंदाज करता हूँ कि मेरे से भी पर्सनली बहुत अच्छा संपर्क था अजीत दादा को, सुप्रिया दीदी को साथ में पर्सनली मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था। लेकिन आज मेरा बहुत मन, सुबह जब हम उठ के मैं न्यूज़ मेरे पास आया है लगभग 9:05-10 में, तो मेरे मन में बहुत ही ख़राब लगा ये चीज़ के लिए। जय में आज के अजीत दादा हम लोग को साथ में नहीं है, क्या किया जाए? चित्रगुप्त को बुलावा नहीं है, उसको पहले भी चित्रगुप्त को बुलावा नहीं आने के बाद भी अजीत दादा को चला जाने पड़ा। चित्रगुप्त भी आज के तारीख में मतलब दुष्ट कंस और दुशासन का सामने हार चुके हैं। पहले ब्लास्ट, बाद में क्रैश, क्या ना हुआ है आपको सब कुछ जानकारी है। आज तक भी AIB का मतलब जो एयर एक्सीडेंट्स इंटेलिजेंस ब्यूरो, आज तक इतना हादसा हुआ, इतना क्रैश हुआ, आज तक भी एक भी रिपोर्ट सही से दे नहीं पाई है। अभी मेरे भाई पुणे वाला जी कुछ बोल रहा था। देखिए, DGCA को रिपोर्ट देता है AAI, मतलब जे
आपको एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट आपको इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है वो रिपोर्ट देता है, वो सही तरफ से रिपोर्ट दे नहीं पा रहा है कहीं भी। डीजीसीए तो आज के तारीख में फेलियर हो चुके हैं, पूरे तरफ से फेलियर हो चुके हैं। संजय सरकार जी, मेरा प्रश्न ये नहीं था, आप संवेदनाएं व्यक्त करिए, आपका गहरा नाता हो सकता है। पूरा देश आज इसी कतार में है, पूरा देश आज सख्ते में है, शॉक्ड है। सुबह सुबह जब ये खबर आई तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स नहीं बता पा रहे, बैठे हैं ना कैप्टन आशीष कुमार जी मेरे साथ इसी पैनल में, इसीलिए मैंने उनसे एक एक करके सवाल पूछे ताकि कुछ तो हिंट मिले मुझे। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स नहीं बता पा रहे इस घटना को देखकर, मुख्यमंत्री कैसे प्रिडिक्ट कर ले रही है आपकी? ये बताएं ना, बंगाल में बैठकर उनको कैसे पता चल जा रहा है कि ये एक साजिश है? आ रही हूं फिर आशीष जी। कैप्टन साहब कभी ना राजनीति किए हैं, ना कैप्टन साहब कोई इन्वेस्टिगेशन दफ्तर में आज तक गया इन्वेस्टिगेशन किए हैं। शायद फ्लाइट में पायलट है, फ्लाइट चलाया है, अंदर का जो सिचुएशन है, मैकेनिकलिज्म जो है वो बता सकता है, इसके अलावा दूसरे हादसा नहीं बता सकता। तो राजनीति नहीं, पायलट का काम राजनीति करना होता भी नहीं है संजय सरकार जी। सुनिए मेरी बात सुनिए, कैप्टन का काम ना राजनीति करना होता भी नहीं है। ये खुद ही अपने आप को एक्सपोज करना बंद कर दीजिए। आप यहाँ दूर बैठे, सुनिए संजय सरकार जी, आपको अगर कैप्टन आशीष कुमार जी बैठकर राजनीति का एबीसीडी सिखाने लगे तो आपको मंजूर होगा? लगना चालू होगा। आप सियासत पहले जानेंगे या कैप्टन आशीष कुमार जी जानेंगे? भाई प्लेन के अंदर की चीजें तो वही बता सकते हैं मुझे, संभावनाएं वही बता सकते हैं मुझे। काटे नहीं चाहिए अमित शाह नरेंद्र मोदी जी को, काटे हटाना चाहिए। काटे रास्ते में रखना ही नहीं चाहते हैं। अगर रखना चाहते हैं आगे की शरद दादा और अजीत दादा जब मिलने जा रहा था, की सरकार के हिस्सा है अजीत पवार। ये तो आपने नई बात बता दी मुझे कि जो पार्टी के जो सरकार के हिस्सा है वही कांटे बन जाते हैं। ये तो नई बात बता दी आपने, ये नहीं बताना था मुझे। बताना था ऐसा कौन सा यंत्र आप लोगों के पास है जिससे आपको साजिश की बू आ गई, इतना बताना था। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, फिर आ रही हूं मैं आपके पास। आशीष जी आपके पास भी आऊंगी। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी रुक जाए, संजय जी अब रुक जाए। 10 सेकंड सुनिए, 10 सेकंड सुनिए, बोले 10 सेकंड सुनिए, आप 10 सेकंड सुनिए, 10 सेकंड सुन लीजिए। कांटे को हटाने के लिए पहले से तय हो चुका था, ठीक है ना। कांटे रखना ही नहीं चाह रहा था, क्यों? अजीत दादा अगर हट जाएंगे, परिवार एक हो जाएंगे, तो महाराष्ट्र राजनीति जो है ना, ये फडणवीस को हाथ से और ये हाथ से दो, आप इंतजार कीजिए। यही आप लोगों से गुजारिश है, आज एक बड़ा नेता महाराष्ट्र को छोड़कर चला गया है। मत करिए सियासत, मत करिए सियासत, आज सियासत करने का दिन नहीं है। बोले शैलो पॉलिटिक्स मत कीजिए। नहीं सियासत नहीं कर रहा हूं, हकीकत बोल रहा हूं, हकीकत बोल रहा हूं। ये अजीत दादा को जाके कुछ घंटे भी नहीं हुए, शैलो पॉलिटिक्स करना छोड़ दीजिए। ये अच्छा नहीं लग रहा, ये आपका इमेज, आपके पार्टी का इमेज खराब हो रहा है। जो रिपोर्ट आ रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, और हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके ऊपर तहकीकात करेगी। हम बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं। आप दूसरी बात ये है आपको कि रुक जाए संजय जी, रुक जाए। नहीं आपको पट्टी तब नजर प्लीज, आज का दिन वो नहीं है संजय सरकार जी। आपने शुरुआत में संवेदनाएं व्यक्त की और अब आप आज एक ऐसे नेता पर हम बहस कर रहे हैं जो जननेता है, जो जनता से संपर्क बनाना जानता है। आज महाराष्ट्र को इतनी बड़ी क्षति हुई है, आज भी तू मैं की बहस। आज तो कम से कम मत करिए, थोड़ा सम्मान, थोड़ी संवेदनाएं रखिए। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, अच्छा रुके, दोनों के आवाज जाओ। प्राची जी बस इतना बता दीजिए, आपके नेता को क्यों शक हो रहा है? प्राची जी, आज की जो खबर थी सुबह सुबह पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। और जब हम एक ऐसे बड़े नेता को खोते हैं, अब ये हादसा तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हादसा क्यों है उसमें हम दूसरी बात कह सकते हैं। ऐसे मौके पर समाजवादी पार्टी की एक गहरी संवेदना पवार साहब के परिवार के प्रति है, और समाजवादी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी है। और इस दुख की घड़ी में जो भी संवेदना हो सकती है, जो समर्थन सपोर्ट हो सकता है, उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। ये जो घटनाएं होती हैं, इस घटनाओं में मैंने बताया घटना तो है ही है, हादसा तो है ही है। अब साजिश है कि नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ कमियां तो जरूर रही हुई हैं। ऑपरेशनल फेलियर हो सकता है, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, या कोई साजिश हो सकती है। अभी तक जो टेक्निकल एक्सपर्ट हमारे पैनल में हैं, उन्होंने बताया कि क्राफ्ट को देखकर कुछ नहीं बता पा रहे हैं। मेरी जो समझ बनती है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, क्राफ्ट जहाँ पर रखे जाते हैं, जो हैंगर होता है, हैंगर में लास्ट टाइम क्राफ्ट कब आया, उस हैंगर में क्राफ्ट का एक्सेस कौन किया, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे थे कि नहीं थे, हैंगर के अंदर कैमरे थे कि नहीं थे। ये बहुत सारी चीज़ें जो जांच का विषय है, इसमें पता चलना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर एक सिस्टम फेल्योर की वजह से इतनी बड़ी क्षति कभी देश को हो जाए,
तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, किसकी अकाउंटेबिलिटी है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिस पे हम कह दें कि आपकी गलती से ऐसा हुआ। किसी न किसी की गलती से तो हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं। इस तरह की घटनाएं जिस परिवार में होती हैं, परिवार उनके जाने के बाद की जो परिस्थितियां होती हैं वो मैं महसूस करता हूं। मेरे एक सीनियर थे, सौरभ, कमांडेंट सौरभ सर थे। 2025 में पोरबंदर का जो चॉपर क्रैश हुआ था उसमें उनकी जान चली गई थी। मैं आपको बताऊं 2024-25 में जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है, इंडियन कोस्ट गार्ड के पास 4 हेलीकॉप्टर थे और 4 में से 3 क्रैश हुए थे। ठीक है। और जब हम उनके घर पे गए, और जो उनकी वाइफ है वाशिता राव, वो मेरे बैचमेट है, हम लोग 4 साल पढ़ाई किए हैं। जब मैंने उसे पूछा कि मतलब लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ था, आप महसूस करके देखिए कि 26 तारीख को उन्हें गैलेंट्री अवार्ड लेना था और 25 तारीख को लास्ट ट्रेनिंग दे करके उन्हें फ्लाइट पकड़ के आना था, और वो लास्ट ट्रेनिंग दे रहे थे। बच्चे और उनकी पत्नी सामान को पैक करके बैठे थे कि अभी आएंगे और हम घर जाएंगे। उसके अगले दिन 26 जनवरी को गैलेंट्री अवार्ड मिलना था रक्षा मंत्री के हाथों से, और ये खबर आ जाती है। फिर मैंने पूछा कि जो ध्रुव हेलीकॉप्टर वही बार बार क्यों क्रैश हो रहा है। उसने बताया कि बहुत सारे जो इस सीरीज के हेलीकॉप्टर्स थे उसको ग्राउंडेड कर दिया गया था। उसके बावजूद गवर्नमेंट ने फिर पता नहीं कोई एक पार्ट चेंज करके बोला नहीं इसी को उड़ाइए आप लोग अब। तो आज अगर आपके पास पायलट्स की जान की कोई कीमत नहीं है, पॉलिटिशियन की जान की कोई कीमत नहीं है, आप बताइए सीडीएस जनरल रावत जो थे उनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसकी जांच पब्लिक डोमेन में आई क्या? लूप होल्स को लेकर उसकी जांच पब्लिक डोमेन में आई क्या? हम जाने का अधिकारी नहीं है। धर्मेंद्र यादव जी, हमने अपने लूप देश होल्स को के लेकर जाबाज आप लोगों ऑफिसर का को दिया। सवाल, डीजीसीए को लेकर आपका सवाल, क्या हुआ होगा इसको लेकर आपके सवाल, ये तो ठीक है। लेकिन अगर सीधा सीधा इसे हम साजिश कह दें, और जैसा भी आप कह रहे हैं कि हैंगर पे वो खड़ा था जो विमान है, वहां एक्सेस किसका था, वहां कौन गया, सीसीटीवी क्या है, क्या हम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते? आज ही महाराष्ट्र ने अपने नेता को खोया, अपने डिप्टी सीएम को खोया है, परिवार ने अपने बेटे को खोया है, पत्नी ने अपने पति को खोया है। हम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते हैं? देखिए प्राची जी, मैंने अपने सारे वक्तव्य में संवेदना के आगे गया ही नहीं। अगर संवेदना में भी किसी को साजिश समझ में आ रही है बात, तो इसका मतलब या तो संवेदना को नहीं समझता या तो साजिश को नहीं समझता है। तो अगर आप सही हैं, डीजीसीए सही है, जो भारत की सरकार सही है, तो उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जांच होगा, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। तो जांच तो लेकिन मैं बार बार ये कहना सरकार चाह रहा हूं कि अगर आप किसी पायलट के जान की कीमत को नहीं समझ रहे हैं, सरकार तो जांच करा ही रही है ना। सिविल एविएशन मिनिस्टर का बयान आपने सुना होगा, आपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बयान सुना होगा, आपने डिप्टी सीएम का बयान सुना होगा। सभी जांच की बात तो कर ही रहे हैं, जांच से तो कोई इनकार ही नहीं कर रहा। प्राची जी, फिर मैं आपको यही बात कहूंगा, जब सीडीएस रावत का चॉपर क्रैश हुआ था तब भी जांच की बात हुई थी। जांच होगी, बहुत बड़ी जांच होगी, बहुत बड़े टेक्निकल जांच होगी, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? जब हमारे रूपाणी साहब का जो प्लेन क्रैश हुआ उसकी जांच पब्लिक डोमेन में आई क्या? मुझे बता दीजिए। मैंने बताया कि 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर में से 3 एक साल में क्रैश हो गए। उसकी जांच हुई क्या? उसकी रिपोर्ट आई क्या? अगर आप पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट नहीं डालते हैं तो जो आपके बात आ गई, आपकी बात आ गई, मैं जवाब ले लेती हूँ। कृष्णा हेगड़े जी इस बात का जवाब देंगे, फिर तहसीन जी आ रही हूँ आपके पास भी। बता दीजिए कृष्णा हेगड़े जी, यहाँ विपक्ष के जहन में कुछ सवाल हैं और महाराष्ट्र के नेता की चिंता है, अजीत पवार जी के साथ उनकी संवेदनाएं हैं, परिवार के साथ संवेदनाएं हैं, इसलिए इनके मन में प्रश्न है कि कुछ तो गलत हुआ होगा। देखिए, इनके मन में प्रश्न होना ठीक बात है, हमारे मन में भी प्रश्न है और सरकार जांच कर रही है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि कोई साजिश किसी ने रचा है। दूसरी बात यह है कि अजीत दादा के साथ विधायक बनकर मैं काम किया, इतने साल हमने साथ में काम किए। अजीत दादा बहुत ही एक पॉपुलर लीडर है, तालुका में, डिस्ट्रिक्ट में उनके लोग हैं और सभी उनको चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कांग्रेस में था या शिवसेना में हूं या इसके लिए हम अजीत दादा को मानते जानते। उनको उनका काम करने का पद्धत, अधिकारियों पे उनका जो कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल है। आप चांदा से बांदा तक जाओ तो अजित पवार के समर्थक वहां पर है। तो कोने कोने में अजित पवार ने छोटे छोटे नेताओं को एमएलए बनाया, मंत्री बनाया। सुनील शेल्के है, धनंजय मुंडे है, इतने नाम हैं मैं गिना सकता हूं। और तहसीन भाई भी जानते ही होंगे कि अजित दादा का कैसा उनका एक स्वभाव था। वो फोर्थराइट और फ्रैंक पर्सन थे, जो उनके दिल में था वो उनके मुंह पे था। वो ऐसा कुछ आगे पीछे कुछ दूसरा बोलते नहीं थे। तो इतना फ्रैंक इंसान, हम सबको दुख है, तो हम भी कह रहे कि जांच होना चाहिए, लेकिन उसका मतलब नहीं है। आपसे ज्यादा दुख हमको है क्योंकि हमने काम किया है उनके साथ
और बहुत साल काम किया उनके साथ। लेकिन आप ये कहेंगे कि कुछ षड्यंत्र रचा है, तो हम वो मानने को कृष्णा तैयार जी, नहीं जब है। इंक्वायरी जब बिल्कुल जब होगी। देश में ऐसी घटनाएं सामने आने लगेंगी, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आएंगी, जब इसी विमान की एक घटना सितंबर 2023 में हुई और उसके बाद जांच अभी तक चली रही है, उसकी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है, तो क्या सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि क्या किसी तरीके की कोई लापरवाही हुई? क्या डीजीसीए ये सब चेक नहीं करता है? क्या बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक नहीं की जाती है? क्या सिक्योरिटी चेक या फिटनेस चेक नहीं किए जाते हैं? ये तो पूछा जाएगा ना हेगड़े जी। नहीं, बिल्कुल पूछा जाएगा, और जहां पर लैप्सेस हुए हैं उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाना चाहिए, वो भी मैं मानता हूं। अगर डीजीसीए का कोई अधिकारी या उनका जो कमिटी है वहां पर कोई इशू है तो उसको भी सॉर्ट करना चाहिए। अभी एयरक्राफ्ट का जो मेंटेनेंस है, जैसे हमारे समाजवादी पार्टी के भाई ने कहा किस वक्त हैंगर में गया, कब निकला, वहां पर सीसीटीवी है क्या, वो भी देखना चाहिए। लेकिन उसका मतलब नहीं है कि अजीत दादा के जाते हुए एक घंटा हुआ और आप ऐसा इनसेंसिटिव बात करें। चलिए ठीक है, एक सवाल जो धर्मेंद्र यादव जी ने भी पूछा और कृष्णा जी आप भी पूछ रहे हैं, इसका जवाब कैप्टन आशीष जी दे पाएंगे। आप बताइए सर, ये जो सवाल अभी धर्मेंद्र जी पूछ रहे थे या जो हमारे राजनेता पूछ रहे हैं कि ये तो पता चलना चाहिए कि जब हैंगर में प्लेन खड़ा था तो एक्सेस किसका था, वहां कौन था, सीसीटीवी क्या था, ये प्रोसेस जरा समझा दीजिए मेरे दर्शकों को। ये क्या होता है सर, एक उड़ान भरने से पहले एक प्लेन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती? देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में जब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो एक कमेंट मेरे पे बोला गया था, आई थिंक संजय सरकार जी ने बोला था, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं हंसू की रो, बिकॉज हम जैसे लोगों को अभी इनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हमारी एक्सपर्टीज क्या है। 25 साल के ऊपर मुझे इस इंडस्ट्री में हो गया है, और मुझे पॉलिटिशियंस लोगों से अगर मुझे एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन लेना पड़े कि हमारी क्या लिमिटेशंस है और हमें क्या जानकारी है और हम क्या बोल सकते हैं, तो ये बड़ी दुखद बात है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि देखिए, मैं आपको डीजीसीए से रिलेटेड एक जानकारी देता हूँ। ये तहसीन पूनावाले जी ने भी इसके बारे में सवाल उठाया था। एवरीबडी इज आस्किंग, सब लोग ये सवाल उठा रहे हैं डीजीसीए के ऊपर। देखिए, डीजीसीए है क्या, पहले हमें ये समझना पहले जरूरी। डीजीसीए एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आती है। जैसे दूसरी अथॉरिटीज हैं, आरबीआई है जो बैंक देखती है, ट्राई है जो टेलीकॉम रेगुलेटरी देखती है, उसी प्रकार से डीजीसीए जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो सरकार के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंडर में आती है, राइट। अब डीजीसीए में जो है वो एक्सपर्ट्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाईली एक्सपीरियंस पीपल जरूर होते हैं। लेकिन ये कौन लोग होते हैं? ये ऐसा नहीं कि आप फॉरेन से किसी को लाके डायरेक्टर बना रहे हैं, डायरेक्टर फ्लाइट सेफ्टी बना रहे हैं, डायरेक्टर ऑपरेशंस बना रहे हैं। ये जितने भी हमारे इंडस्ट्री में जितने भी कंपनीज हैं, उसमें काम करने वाले जितने भी लोग हैं, उनके उसमें से वॉलंटरीली किसी को चुना जाता है। हम भी वॉलंटरीली अप्लाई कर सकते हैं डीजीसीए में। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं अप्लाई कर सकता हूं, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं, या तो हो सकता है मेरा कोई एग्जाम हो या स्क्रूटिनिटी हो, मेरे एक्सपीरियंस को देखा जाए। तो अब जब आप विद इन इंडस्ट्री से लोगों को चुन रहे हैं तो ऑब्वियसली उन सारे लोगों का एक दूसरे ऑपरेटर के साथ में एक पर्सनल प्राइवेट रिलेशंस भी होता है, ठीक, राइट। तो जहां पे ये जस्टिफिकेशन की बात आती है कि आप कितने प्योर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके जान पहचान वाले हैं, आपके जानकार ऑपरेटर्स हैं। कई बार ऐसे होते हैं क्योंकि दोनों तरफ से आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना है, क्योंकि एक कंपनी का इंजीनियर हो सकता है ऑफिसर बन के डीजीसीए में बैठा है, और दूसरे ऑपरेटर का हो सकता है एक चीफ पायलट बन के बैठा है। तो दोनों को आपस में भी एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ता है। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण भी डीजीसीए का जो एक डिले इन रिस्पॉन्स है और डीजीसीए का जो रिजल्ट निकल के आता है, बहुत लोगों को उसमें यकीन नहीं हो पाता और उसमें बहुत सारे लूप पॉइंट्स होते हैं, और वो वाकई एक चिंता वाली बात है। एंड आई एग्री टू दैट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इसी बात को रही बात आपने जो सवाल पूछा था, देखिए, हर फ्लाइट से पहले, चाहे फ्लाइट मेंटेनेंस में खड़ा हो या अदरवाइज खड़ा हो, प्रोटोकॉल ये कहता है कि फ्लाइट इंजीनियर जो होता है, इसको हम प्री फ्लाइट चेक बोलते हैं। इंजीनियर आके एयरक्राफ्ट को हर तरफ से मॉनिटर करता है, हर तरफ से उसका इंस्पेक्शन करता है, चाहे वो इंजन हो, कॉकपिट पैरामीटर्स हो, सारी चीज को करता है। उसके बाद में कुछ लॉग बुक्स होते हैं, उस लॉग बुक में उनको सर्टिफाई करके साइन करना होता है। साइन करने के बाद ही पायलट उसको एक्सेप्ट करता है एयरक्राफ्ट को उस फ्लाइट के लिए। अगर इंजीनियर ने नहीं किया साइन तो पायलट किसी भी हिसाब से उस फ्लाइट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ठीक है,
तो ये सारे चेक्स होते हैं जिसके बाद फ्लाइट उड़ान भरती है। मैं आप सबके पास आ रही हूँ। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले एक बार मनीष जी की बात में ले लूं, फिर तहसीन जी आ रही हूँ। मनीष दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार जो हैं सबसे जुड़े हुए तो थे ही, लेकिन जिस पार्टी से उनका वास्ता है, जिन कार्यकर्ताओं से वो जुड़े रहते थे, वो तो आज अपना दुख व्यक्त कर नहीं पा रहे हैं, उनके तो आंसू ही सिर्फ झलक रहे हैं। जी मनीष जी, ये तमाम आशंकाएं आपने सुन ली, तमाम बातें आप सुन ली, अब आप बताइए, अब आपकी पार्टी क्या सोच रही है, आप क्या सोचेंगे? आशीष जी, जो कैप्टन आशीष कुमार जी है, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज जो किसी फ्लाइट में दिल्ली से मुंबई आने के लिए बैठते हैं तो उनको ये कंफर्म रहता है कि उनकी फ्लाइट सही सलामत लैंड हो जाएगी? उनको ये कंफर्म रहता है क्या? आज देश के जो नागरिक है, करोड़ों लोगों का जो एविएशन मिनिस्ट्री है और डीजीसीए का जो सिस्टम है काम करने का, उससे भरोसा उठ चुका है। उसी भरोसे के तहत, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई भी उनको किसी तरह की किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई उनके ऊपर मुकदमा नहीं चल रहा है, कोई भी उनके ऊपर कार्रवाई कहीं दूर दूर तक नहीं हो रही है। तो जिस तरह से ये डीजीसीए का कारोबार है, जो एविएशन मिनिस्टर का कारोबार है, जो वाईएसआर जैसी प्राइवेट कंपनी 2023 में वही फ्लाइट क्रैश हुआ था, उनको दो चार लोग को तकलीफ हुआ था, घाव लगा था, वापस उसी फ्लाइट को लोग रनवे पे कर रहे, वीआईपी कल्चर को लोग डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे। ये साजिश नहीं है तो और क्या है? आप डीजीसीए को समझना चाहिए कि आप इस तरह के फ्लाइट, जो इतने पुराने फ्लाइट है, आप उनको वीआईपी ट्रीटमेंट के नाम पे आप उनको जबरदस्ती दिल्ली में ऑफिस खोल के, वाईएसआर का ऑफिस दिल्ली में है और यहाँ पे आप सर्विस मुहैया करा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, आप प्राची जी, आप खुद सोचिए ना, आपको यकीन है कि आप दिल्ली से फ्लाइट आएंगे मुंबई के लिए, आप कंफर्म उतर जाओगे? आपको इतना दिल में भरोसा है? जिस तरह से डीजीसीए बिल्कुल ठीक है मनीष जी, लापरवाहियां, लूप होल्स, जिसका खामियाजा आम जिंदगी को भुगतना पड़ता है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, जिसका खामियाजा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम को भी भुगतना पड़ा है। कहीं तो कोई चूक हुई होगी ना, कहीं तो कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से, बिल्कुल, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आया है। तहसीन जी, एक बात तो बड़ी क्लियर है, फिर आ रही हूं मैं धर्मेंद्र जी आपके पास। एक बात तो बड़ी क्लियर है, कुछ गलतियां हुई होंगी, कुछ लूप होल्स हुए होंगे, कुछ लापरवाहियां हुई होंगी जिस पर डीजीसीए को एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेना जरूरी भी है, लेकिन इसे सीधे सीधे सियासत से जोड़ देना भी गलत है। तहसीन जी, आज के दिन प्राची जी, मैं उसके पहले दो चीज आपके दर्शकों को बता दूं। 2011-12 में एक सीए बिल, सिविल एविएशन अथॉरिटी बिल, पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी को पास करते हैं लोकसभा में आया, पर 2014 के चुनाव के बाद ये बिल लैप्स हो गया। ये बिल, जैसे कैप्टन साहब ने बिल्कुल सही कहा कि डीजीसीए टेक्निकली एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लेकिन क्योंकि ये सिविल एविएशन के नीचे आता, इसके सारे फाइनेंशियल पावर्स वगैरह सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कंट्रोल करता है। छोड़िए, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री तो बहुत बड़ी चीज है, वहां के छोटे लेवल के बाबू कैप्टन को बताए कि क्या करेंगे। इससे हमारे देश में दो समस्या होगी, कैप्टन शायद आप इत्तेफाक रखोगे। एक, कहीं पर भी प्लेन क्रैश हो गया, सबसे पहला दोष पायलट पे जाता। आज भी अगर आप सोशल मीडिया पे देखिए, उस लड़की को ट्रोल किया गया, दिस इज रॉन्ग, कोई भी पायलट नहीं चाहेगा, ठीक है, ये सबसे पहला। सेकंड, बाबू लोगों को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं आता। थर्ड, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ने, जैसे कैप्टन साहब ने कहा, वॉलंटरी सर्विस है, वॉलंटरी सर्विस में दोस्ती आ जाती है, आपको इसे प्रोफेशनल सर्विस करना चाहिए। तो यह रेगुलेशंस की जरूरत है। जहां तक आपका सवाल है, आज भारत दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बनेगा। करीबन 3000 प्लेन भारत में उतरने वाले अगले 2 या 3 साल में, और 300 एयरपोर्ट्स हो गए। तो क्या कर रहा है डीजीसीए? दूसरी चीज, जहां तक आपका सवाल है सियासत को लेकर, देखो, इन चीजों से मैं कृष्णा जी के साथ हूं, मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि इस वक्त कोई भी सियासत होनी चाहिए, बट मैं ये चीज मानता हूं, जैसे धर्मेंद्र भाई ने कहा कि 53+ एक्सीडेंट्स पिछले 5 साल के अंदर हुए, उनके रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है? आज हमारे पास एक लास्ट लाइन, आज हमारे पास वो ब्लैक बॉक्स पढ़ने की टेक्नोलॉजी है। नागपुर में, शायद नासिक में, आई एम नॉट श्योर, बट महाराष्ट्र में फिर भी हमने ब्लैक बॉक्स अमेरिका को भेजा। क्यों भेजा? बिल्कुल ठीक है भाई, कार्रवाई, जांच रिपोर्ट, ये एक्सीडेंट क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे कौन है, ये सब कुछ जांच का हिस्सा है। जांच होनी चाहिए, रिपोर्ट भी सार्वजनिक होनी चाहिए, गुनहगार सामने आने चाहिए। लेकिन इसमें यह कहना कि चाचा भतीजे एक हो जाते, इस वजह से यह हादसा हो गया, लेकिन यह कह देना कि भाई केंद्रीय जांच एजेंसी नहीं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, साजिश की बू आ रही है, अननेचुरल डेथ कह देना, इन तमाम बातों पर सवाल है धर्मेंद्र जी। फिर संजय जी आ रही हूं। धर्मेंद्र जी, इन तमाम बातों पर सवाल है, डीजीसीए, लूप होल्स, लापरवाही पर जितने सवाल पूछने हैं आप लोग पूछिए, लेकिन सियासत का जरिया इसे क्यों बनने दिया जा रहा है? प्राची जी, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि हम इस संवेदना में कोई सियासत की बात नहीं कर रहे हैं।
वो परिवार जो पीड़ित है वो हर पहलू के बारे में जरूर सोचता है, जिसकी गहरी संवेदना है वो उस पहलू को भी सोचेगा। उसका उदाहरण मैं बताऊं कि अभी पवार साहब ने एक दिन बयान दिया था कि जो लोग हमें 70,000 करोड़ रुपए का इल्जाम लगा रहे थे घोटालों का, हम उन्हीं के साथ कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। तो ये बयान अगर उस डॉट को जोड़ा जाए। दूसरी बात, एक जो थ्योरी आई कि लो विजिबिलिटी थी, इसकी वजह एक हो सकती है, लेकिन आप मुझे बताओ कि जब एक बार एटीसी ने परमिशन नहीं दी तो लो विजिबिलिटी वाली थ्योरी तो फेल हो गई। तो एक ही बार में दो थ्योरी आ जाती है तो डाउट अपने आप क्रिएट हो जाता है। तीसरी बात, जो लैंडिंग के समय, मैं चूंकि टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन लैंडिंग दो तरह की होती है। एक तो मैनुअल होती है जो पायलट देख के करता है, अगर विजिबिलिटी अच्छी है तो कर लेता है। ठीक है। एक दूसरी कोई डिवाइस लगी होती है रनवे पे, उस डिवाइस के माध्यम से होती है। ये दोनों रियल टाइम में काम करते हैं। तो रियल टाइम में जब काम करते हैं, शॉर्ट रनवे होता है तो वो आईएलएस डिवाइस की आप बात कर रहे हैं, वो डिवाइस ऐसे रनवेज पे नहीं होती है। इस केस में वो डिवाइस नहीं थी, वो मैन्युअली काम करना था। ठीक है, मैन्युअली करना था, ये बातें क्लियर हो गई हैं। लेकिन जो डॉट आप कनेक्ट कर रहे हैं ना, इसी पर सवाल है। हेगड़े जी इस पर रिप्लाई करना चाह रहे हैं, फिर मुझे खत्म करना है। हेगड़े जी बोलिए, ये सवाल डॉट पर ही था धर्मेंद्र जी की सियासत का दिन आज ही के दिन हम क्यों चुन रहे हैं? बोले हेगड़े साहब। नहीं प्राची जी, ये बहुत गलत बात है कि अजित दादा का एक वार्ड का इलेक्शन का स्पीच निकालकर उनके जाने से उसको जोड़ना, ये मुझे लगता है बहुत गलत बात है। ये ऐसे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज के दिन तो हमको ये सोचना चाहिए कि क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। हमारा महाराष्ट्र का लॉस हुआ है, देश का लॉस हुआ है। दूसरी बात यह है कि डीजीसीए काम कर रही है या नहीं कर रही है, मैं इस आंकड़े में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। दूसरी ये है कि लगभग 880 फ्लाइट जो रजिस्टर्ड है इंडिया में, उसमें से लगभग 150 फ्लाइट ग्राउंडेड है, या फिर जो मालिक है उन्होंने किया होगा, या फिर लीजीज ने किया होगा, ठीक या है। फिर हेगड़े जी बिल्कुल ठीक है। इनकी जांच रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। ये वो जो कंपनी है जिसका एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है सितंबर 2023 में, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? उसके बावजूद ये प्लेन क्यों इंक्लूड किए जा रहे थे प्राइवेट जेट के तौर पर? ये तो सवाल है जिनके जवाब आने चाहिए। हाँ, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हाँ, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुझे खत्म करना है। संजय जी 10 सेकंड दे रही हूँ, जल्दी से बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सियासत से इतर अगर आपके कोई सवाल है तो। अरे समय नहीं देने से अच्छा है। बोले नहीं क्या सवाल करेंगे हम तो आशीष जी को जवाब ही नहीं दे पाएंगे। बोले आप दे 10 ना सेकंड दे दीजिएगा, आप नहीं दीजिए। अरे बोले दे ना, मत दीजिए ना, सुनना नहीं चाहते मत दीजिए। 10 सेकंड तो आपने यहीं पर वेस्ट कर दिए, दिक्कत है आप लोगों की। चलिए, मेरे पास इतना ही समय था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। थोड़ी देर में अजीत पवार के पार्थिव शरीर को विद्या प्रतिष्ठान लाया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए कौन कौन पहुंचा है आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद।